कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक और निपुण योद्धा से, जिसका नाम यंग होता है। यंग एक घातक कबीले सेट फ्लूट का सदस्य होता है, जिसे बचपन से ही एक काम सिखाया गया होता है: दुश्मनों को खत्म करना। एक दिन यंग को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह अपने कबीले के सबसे पुराने दुश्मन, सदियों से चले आ रहे एक और कबीले के आखिरी बचे मास्टर को खत्म कर दे। यंग बिना किसी डर या झिझक के अपने मिशन पर निकल पड़ता है। जैसे ही वह दुश्मन की धरती पर पहुंचता है, वह एक ही झटके में वहां के सारे योद्धाओं को मौत की नींद सुला देता है। फिर आखिर में वह उस दुश्मन कबीले के मास्टर को भी बड़ी आसानी से मार देता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसे वहां एक छोटी सी मासूम बच्ची दिखाई देती है। वही बच्ची जो मारे गए मास्टर की बेटी होती है। यंग के पास उसे मारने का आदेश होता है, लेकिन जब वह बच्ची मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है, तो यंग का दिल पिघल जाता है। वो उसकी मासूमियत और मुस्कान को देखकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। एक ऐसा योद्धा जिसने हजारों की जान ली थी, आज एक नन्ही सी बच्ची के लिए अपने कबीले के खिलाफ खड़ा होने वाला था। यंग जानता था कि अगर उसने इस बच्ची को जिंदा छोड़ा, तो उसका अपना कबीला उसे गद्दार मान लेगा और उसे भी मार डालेगा। फिर भी वो बच्ची को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसा उसे डर था, वैसा ही होता है। उसके अपने ही कबीले के योद्धा उसका पीछा करते हैं और उस बच्ची को मारने की कोशिश करते हैं। अब यंग के सामने एक ही रास्ता बचता है: अपने ही साथियों को खत्म करना। वो अपनी तलवार उठाता है और एक एक कर अपने ही कबीले के योद्धाओं को मार देता है, सिर्फ उस मासूम बच्ची को बचाने के लिए। इसके बाद यंग हमेशा के लिए अपने पुराने जीवन को छोड़ देता है और अमेरिका के एक सुनसान से शहर लॉर्ड की ओर निकल पड़ता है, जहां उसका पुराना दोस्त स्माइली कभी रहा करता था। कई दिन सफर करने के बाद आखिरकार यंग उस वीरान से शहर में पहुंचता है, जहां पर अब ना भीड़ होती है और ना ही कोई रौनक। शहर में कदम रखते ही उसकी मुलाकात होती है रॉन नाम के एक शराबी से, जो हर वक्त नशे में रहता है। उसी समय वहां ईट बुल नाम का एक आदमी आता है। यंग उसे अपने दोस्त स्माइली की तस्वीर दिखाता है और उसका पता पूछता है, लेकिन ईट बुल उसे बताता है कि स्माइली अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2-3 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। यंग को यह सुनकर गहरा झटका लगता है। स्माइली, जिसका भरोसा करके वो इतनी दूर आया था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। ईट बुल उसे बताता है कि स्माइली यहाँ एक लॉन्ड्री चलाया करता था। यंग उस लॉन्ड्री की ओर बढ़ता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की से, जो अब उस लॉन्ड्री को संभाल रही थी। वो लड़की हैरान होकर यंग से पूछती है, तुम स्माइली को कैसे जानते हो? यंग शांत आवाज में जवाब देता है, वो मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा इकलौता दोस्त। जब यंग लॉन्ड्री में काम कर रही लड़की लिन से मिलता है, तो वह उसे देखकर पूछती है कि क्या वो अपनी बेटी के साथ अकेले आया है। लेकिन यंग शांत आवाज में जवाब देता है कि ये बच्ची उसकी बेटी नहीं है, बल्कि इसके असली माता पिता मारे जा चुके हैं। यह सुनकर लिन का दिल दुखी हो जाता है और वो उस मासूम बच्ची का नाम अप्रैल रख देती है और यंग से कहती है कि वो चाहे तो वहीं उसके साथ रह सकता है, लेकिन बदले में उसे लॉन्ड्री के काम में मदद करनी होगी। यंग ईमानदारी से कहता है कि उसे कपड़े धोना नहीं आता, लेकिन लिन मुस्कुराकर जवाब देती है कि कोई बात नहीं, वो उसे सब कुछ सिखा देगी। अगले दिन यंग लॉन्ड्री में बैठा होता है, तभी कुछ लड़के वहां आते हैं और उसे अपने कपड़े धोने को देते हैं, लेकिन साथ ही उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। तभी ईट पुल वहां आकर उन्हें डांट कर भगा देता है और फिर यंग को खाने के लिए अपने साथ ले जाता है। रास्ते में यंग देखता है कि लिन अकेले ही निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही है, जिससे वह समझता है कि इस लड़की के अंदर भी कोई पुराना जख्म जरूर छुपा है। दिन बीतते जाते हैं और यंग धीरे धीरे इस नए माहौल में घुलने मिलने लगता है। वह लॉन्ड्री में काम करता है, गांव के बच्चों से हंसता खेलता है और यहां तक कि वह उस बंजर रेगिस्तान जैसी जमीन पर फूलों का एक खूबसूरत बगीचा भी उगाने की कोशिश करता है, जिसमें गांव वाले भी उसका साथ देते हैं। कुछ ही हफ्तों में वहां रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और सब लोग नन्ही अप्रैल को बहुत प्यार करने लगते हैं, जिससे यंग को पहली बार यह एहसास होता है कि किसी चीज को खत्म करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बनाना, उसे संवारना, उसके लिए मेहनत, वक्त और धैर्य चाहिए होता है। एक दिन जब यंग ईट बुल के साथ बैठकर कार्ड खेल रहा होता है, तो वह दूर से देखता है कि लिन एक छोटे बच्चे की कब्र पर फूल चढ़ा रही है। यह देखकर यंग का मन बेचैन हो उठता है और वह ईट बुल से पूछता है कि वो किसकी कब्र है। तब ईट बुल एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब लिन सिर्फ 16 साल की थी,
तब कर्नल नाम का एक निर्दयी डाकू अपने गिरोह के साथ इस शहर में घुस आया था और पूरे कस्बे को लूट लिया था। लेकिन उसकी सबसे घिनौनी आदत ये थी कि वो सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके दांत चेक करता था, और जिसके दांत सुंदर, सफेद और पूरे होते थे, उसी को अपनी हवस का शिकार बनाता था। और उसी दिन लिन के माता पिता और छोटे भाई को भी उसके लोगों ने पकड़ लिया था, जबकि लिन को खुद कर्नल ने चुना था। यही वो दिन था जब लिन के दिल में दर्द, बदला और बहादुरी की आग एक साथ जलने लगी थी। जब कर्नल लिन को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उसके पास बुलवाता है, तो मौका देखकर लिन पास में रखे गरम तेल में बना खाना उठाकर कर्नल के मुंह पर फेंक देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी गुस्से से पागल हुआ कर्नल बाहर आता है और दौड़ती हुई लिन को गोली मारकर गिरा देता है। ये देखकर लिन के पिता भागकर अपनी बेटी को बचाने आते हैं, लेकिन कर्नल बिना एक पल गंवाए उन्हें गोली मार देता है। इसके बाद वह लिन की मां और छोटे भाई को भी बिना किसी दया के मार देता है। ये सारी दर्दनाक घटना लिन की आंखों के सामने घटती है, लेकिन खुद लिन भी घायल होकर वहीं गिर जाती है। रॉन यंग को बताता है कि जब वे लोग लिन के परिवार को दफनाने पहुंचे, तो देखा कि लिन अभी भी सांसें ले रही थी। फिर वे उसे घर लाए, उसका इलाज किया और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। लेकिन तभी से लिन ने अपने दिल में एक कसम खा ली कि वह एक दिन कर्नल को मारकर अपने परिवार के खून का और उन तमाम लड़कियों की इज्जत का बदला जरूर लेगी जिनके साथ कर्नल ने दरिंदगी की थी। कुछ दिन बाद यंग देखता है कि लिन फिर से एकांत में निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसका हर एक निशाना चूक रहा होता है, जिससे वह निराश होकर खुद से कहती है कि शायद वह कभी एक अच्छी फाइटर नहीं बन पाएगी। तब यंग उसके पास आता है और उसे एक अनोखा तरीका सिखाने की ठानता है। वह लिन की आंखों पर पट्टी बांधता है और खुद उसके सामने खड़ा होकर कहता है, अपने लक्ष्य की हर हलचल को सिर्फ सुनो, महसूस करो और फिर वार करो। लिन ध्यान लगाकर सुनती है और जैसे ही यंग हल्का सा कदम बदलता है, लिन निशाना लगाती है और उसका हर वार बिल्कुल सटीक पड़ता है। वह बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर यंग को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि जो चीज वो महीनों से सीखने की कोशिश कर रही थी, यंग ने उसे मिनटों में सिखा दी थी। उस रात लिन यंग को बताती है कि स्माइली ने उसे पहले ही बता दिया था कि यंग सेट फ्लूट कबीले का एक महान योद्धा है और एक दिन वह जरूर यहां आएगा। वह यंग से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा कबीला क्यों चुना जिसमें रहम की कोई जगह नहीं। तब यंग एक पुरानी गहरी याद में चला जाता है और बताता है कि एक दिन जब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था, तब एक दुश्मन कबीले का योद्धा वहां आया और अपनी तलवार की धार को चेक करने के लिए उसके पिता का सिर यंग की आंखों के सामने धड़ से अलग कर दिया। और उसी दिन यंग ने ठान लिया कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनेगा, ताकि फिर कभी कोई उसका अपना इस तरह बेबस और निर्दोष ना मरे। इसके बाद यंग लिन को अपनी खास तलवार दिखाता है, जो अभी तक म्यान में बंद थी और पूरी तरह से सील की हुई थी। यंग लिन को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि अप्रैल दरअसल दुश्मन कबीले के उस मास्टर की बेटी है जिसे उसने मारा था, लेकिन मासूमियत से भरी उस बच्ची को मारना उसके बस की बात नहीं थी। वो आगे बताता है कि अगर उसने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला, तो उस तलवार में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं जाग जाएंगी और उनकी आवाजें सुनकर सेट फ्लूट कबीले के खूंखार योद्धा यहां पहुंच जाएंगे, सिर्फ इस बच्ची अप्रैल को मारने के लिए। यंग जानता था कि ऐसा होते ही विनाश शुरू हो जाएगा, इसलिए वो अपनी तलवार को अब तक बंद रखे था। अब वह लॉन्ड्री में रहते हुए तलवारबाजी की कला को दोबारा अभ्यास करने लगता है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का दिन आता है और सभी लोग मिलकर खुशी से त्योहार मना रहे होते हैं, हंसी ठहाकों और मिठाइयों के बीच। लेकिन तभी कर्नल अपने गुंडों के साथ वहां आ धमकता है और पूरे शहर पर आतंक फैलाने लगता है। वो लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। एक जोकर बने आदमी के सिर पर गिलास रखकर उस पर शूटिंग की प्रैक्टिस करता है, और जब रॉन शराब के नशे में उसका मजाक उड़ाता है, तो कर्नल उसे पकड़वाकर घोड़े के पीछे बांधकर घसीटने का हुक्म देता है। फिर वो शहर की सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कराता है और उनके दांत चेक करता है। ये वही दरिंदगी थी जो उसने 16 साल पहले भी की थी। एक शादीशुदा औरत को देखकर जब उसके दांत साफ और पूरे नजर आते हैं, तो वो उसके पति को वहीं गोली मार देता है। फिर उसकी नजर 2 लड़कियों पर जाती है और अपने आदमियों को उन्हें सजाकर लाने का आदेश देता है। लेकिन तभी लिन खुद उनकी जगह तैयार होकर कर्नल के पास जाती है। जैसे ही उसके आदमी वहां से जाते हैं, लिन धीरे धीरे अपना चाकू निकालती है
और कर्नल की ओर बढ़ती है। लेकिन कर्नल पहले ही उसे पहचान चुका होता है और बंदूक ताने खड़ा होता है। वह कहता है कि उसकी गंध से ही वह समझ गया था कि ये वही लड़की है जिसे उसने 16 साल पहले अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। उधर ईट बुल भागते हुए यंग के पास आता है और उसे बताता है कि लिन अकेली ही कर्नल को मारने निकल गई है। ये सुनकर यंग के दिल में चिंता की लहर दौड़ जाती है और अब उसे लिन और पूरे शहर को बचाने के लिए आखिरकार अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालनी ही पड़ती है। तलवार जैसे ही बाहर आती है, दूर बैठा सेट फ्लूट कबीले का मास्टर उसकी ध्वनि को सुन लेता है और फौरन अपने खतरनाक योद्धाओं के साथ यंग को खत्म करने के लिए उस ओर रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन को कर्नल के आदमियों ने पकड़ रखा था और कर्नल उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि तभी यंग वहां आ धमकता है और अपनी तलवार से उन सभी गुंडों को काट डालता है। जब वो कर्नल को मारने ही वाला होता है तो लिन उसे रोकती है और कहती है कि इस हैवान को वो खुद अपने हाथों से मारेगी। लेकिन इसी बीच कर्नल मौका पाकर लिन को ढाल बनाकर खिड़की से कूद जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर भागने लगता है। तभी लिन तेजी से चाकू फेंकती है और उसे वहीं गिरा देती है। मगर जब सब लोग पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो असली कर्नल नहीं था, बल्कि उसने एक बार फिर चालाकी से सबको चकमा देकर वहां से भाग निकाला है। इसके बाद यंग सबको बताता है कि अब जब उसकी तलवार म्यान से बाहर निकल चुकी है तो उसका कबीला यानी सेट फ्लूट के खतरनाक योद्धा कभी भी यहां आ सकते हैं और वो अप्रैल को मारने ही आएंगे। इसलिए अब यंग का यहां रहना खतरनाक है और उसे तुरंत चले जाना चाहिए, वरना उसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी ईटबुल कहता है कि कर्नल तो अभी भागा है और वो अगली बार अपनी दोगुनी ताकत के साथ वापस आएगा। ऐसे में अगर यंग भी चला गया तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? लोग चिंता जताते हैं कि बिना हथियारों के हम कर्नल से कैसे लड़ेंगे। लेकिन तभी एक आदमी रॉन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसके पास कुछ खास है। रॉन सबको अपनी बीवी की कब्र खोदने को कहता है और जब वो कब्र खोदी जाती है तो वहां से बहुत सारे छुपे हुए हथियार मिलते हैं। दरअसल रॉन की पत्नी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो जिंदगी में कभी हथियार न उठाए, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि रॉन को अपनी बीवी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ता है। इसके बाद पूरा गांव मिलकर बंदूक चलाने और लड़ाई की ट्रेनिंग लेने लगता है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि बहुत बड़ी जंग आने वाली है। दूसरी तरफ अगला दिन बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला था, क्योंकि अब कर्नल अपने दर्जनों आदमियों के साथ पूरे शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन यंग अब पहले से तैयार था। उसने अपनी तलवार को पूरी ताकत से म्यान से बाहर निकाल लिया था और शहर के बीचों बीच डटकर खड़ा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रॉन भी पूरी प्लानिंग के साथ ऊंचे टावर पर चढ़ा हुआ था ताकि वह दुश्मनों पर ऊंचाई से सही निशाना साध सके। जैसे ही कर्नल और उसके लोग शहर में घुसते हैं, रॉन एक डायनामाइट पर गोली चला देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। इस ब्लास्ट में कर्नल के कई आदमी वहीं मारे जाते हैं और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर यंग अपने हाथों में तलवार लेकर कर्नल के आदमियों को काटना शुरू कर देता है। उसी दौरान रॉन लगातार दूसरी तरफ से दुश्मनों पर फायरिंग कर रहा होता है, जिससे कर्नल को गुस्सा आता है और वह अपने कुछ खास आदमियों को टावर की ओर भेजता है ताकि वह रॉन को मार सके। लेकिन रॉन पहले ही चतुराई से रस्सी के सहारे नीचे उतर जाता है और उसके जाते ही टावर पर लगाए डायनामाइट में फिर से विस्फोट हो जाता है। इससे कर्नल के और लोग मारे जाते हैं। अब कहानी में नया मोड़ आता है। सेट फ्लूट कबीले के घातक योद्धा वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि यंग पहले ही बता चुका था कि अगर उसने अपनी तलवार निकाली तो उसके कबीले वाले यहां आ जाएंगे और अप्रैल की जान ले लेंगे। इसलिए लिंग और रॉन मिलकर अप्रैल को एक सुरक्षित जगह पर भेजने की योजना बनाते हैं। लेकिन सेट फ्लूट और कर्नल के लोग मिलकर शहर पर हमला कर देते हैं। कर्नल के लोग आम नागरिकों पर भी गोलियां चलाने लगते हैं, जबकि सेट फ्लूट के योद्धा अपनी धारदार तलवारों से सभी को काटते जा रहे थे। इधर यंग को देखकर सेट फ्लूट का मास्टर बेहद गुस्से में आ जाता है, क्योंकि यंग ने अपनी कबीले की परंपरा तोड़ी थी। अब यंग अपनी जान की परवाह किए बिना लिंग और अप्रैल को बचाने के लिए सेट फ्लूट के अपने ही कबीले के योद्धाओं से भिड़ता है। वो एक एक करके उन सबको मारता जा रहा होता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। फिर यंग, लिंग और अप्रैल को लेकर एक घर में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी सेट फ्लूट के कुछ योद्धा आ धमकते हैं। अब लिंग तुरंत समझ जाती है कि अप्रैल को यहां रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह ईट बुल को अप्रैल सौंपती है और कहती है,
इसे किसी महफूज जगह पर ले जाओ, मैं यहां लड़ती हूं। इसके बाद लिंग खुद तलवार उठाकर उन खूंखार योद्धाओं से भिड़ जाती है। वो और यंग मिलकर उन सबको खत्म करते हैं, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ईट बुल बुरी तरह घायल पड़ा है। वो हांफते हुए कहता है, कर्नल अप्रैल को छीन कर ले गया है, और इतना बोलते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। दूसरी तरफ कर्नल अप्रैल को उठाकर एक सुनसान घर में ले जाता है और अपने खास आदमियों को बाहर खड़ा कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। थोड़ी ही देर में सेठ फ्लूट कबीले के योद्धा यानी अनिल कुमार के नेतृत्व में वहां पहुंचते हैं, लेकिन कर्नल के आदमियों के पास ऑटोमेटिक मशीन गन होती है, जिनसे वो सारे सेठ फ्लूट योद्धाओं को वहीं मार गिराते हैं। कुछ ही देर बाद अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं, और तभी वहां एंट्री होती है यंग की। अंधेरे का फायदा उठाकर यंग बड़ी चालाकी से कर्नल के सभी आदमियों को तलवार से मार डालता है और सीधे उस कमरे में पहुंचता है जहां कर्नल अप्रैल को बंदी बनाकर बैठा होता है। जैसे ही यंग कमरे में दाखिल होता है, कर्नल उस पर गोली चलाता है, लेकिन यंग इतनी तेजी से तलवार चलाता है कि गोलियों को भी दो टुकड़ों में काट देता है और फिर अप्रैल को कर्नल की गिरफ्त से छुड़ा लेता है। अब यंग लिंग को इशारा करता है कि बदला लेने का समय आ गया है। लिंग आगे बढ़ती है और कर्नल पर हमला कर देती है। पहले तो वो कर्नल के हाथ पर तलवार से वार करती है, जिससे कर्नल जमीन पर गिर जाता है, और फिर वह तलवार से वार करके कर्नल को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यंग और लिंग अप्रैल को लेकर बाहर निकलते हैं तो उनके सामने सेट फ्लूट कबीले का मास्टर खड़ा होता है। वह यंग से कहता है, अब तुम्हें इस दुश्मन कबीले की बच्ची यानी अप्रैल को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन यंग इससे इनकार कर देता है और कहता है, अगर यही नियम है तो आज मैं अपने ही गुरु से लड़ूंगा। इसके बाद यंग और सेट फ्लूट मास्टर के बीच एक जबरदस्त तलवारबाजी शुरू होती है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है, लेकिन आखिरकार यंग जीत जाता है और मास्टर का गला काट देता है। मरने से पहले मास्टर आखिरी बार कहता है, तुम इस बच्ची को दुनिया में कहीं भी छिपा लो, सेट फ्लूट के लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद यंग लिंग के पास आता है, जो अप्रैल को अपनी गोद में लिए बैठी होती है। यंग कहता है, अप्रैल का ध्यान रखना, अब मुझे यहां से हमेशा के लिए जाना होगा, क्योंकि जब तक मेरी तलवार इस दुनिया में है, सेट फ्लूट के योद्धा मुझे ढूंढते रहेंगे। इतना कहकर यंग सबको छोड़कर दूर चला जाता है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि यंग एक बर्फीली पहाड़ी जगह पर अकेला रह रहा होता है। तभी वहां अचानक सेट फ्लूट के कुछ और योद्धा उसे ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। यंग एक बार फिर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, और इसी के साथ ये जबरदस्त एक्शन से भरी इमोशनल फिल्म खत्म हो जाती है।